ठीक है, मैंने ना रिकॉर्ड करने के लिए लगा दिया है। ठीक है, एवरीथिंग इज ऑन। ठीक है, आज हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं? हम्म, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स तुम लोगों ने पढ़े ही होंगे। क्या होते हैं बताओ एरोमेटिक कंपाउंड्स? बोलो। ऐसा कंपाउंड जो कि साइक्लिक हो और हकल्स रूल्स को फॉलो करे, उसको हम लोग एरोमेटिक कहते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी क्या है? पहले हम लोग बोलते थे जो बेंजीन है या बेंजीन लाइक कंपाउंड है, ठीक है, जिनका बेंजीनॉइड टाइप का स्ट्रक्चर है, उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे? एरोमेटिक। ठीक है, इनिशियली ऐसे ही बोला जाता था। जो बेंजीन से जिनका स्ट्रक्चर क्या हो, मेल खाता हो, ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। इनिशियली हम लोग यही बोलते थे, ठीक। फिर विद टाइम वी रियलाइज कि ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड हैं जो देखने में बेंजीन जैसे नहीं है, स्टिल दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो एरोमेटिक कंपाउंड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं बताओ? ये कंपाउंड होते हैं एक्सट्रीमली स्टेबल, ठीक है। दे प्रोड्यूस सूटी फ्लेम ऑन बर्निंग। जब इसको हम लोग जलाएंगे, ठीक है, कंपाउंड को अगर फ्लेम पे रखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये बर्नर है और बर्नर के ऊपर फ्लेम जली हुई है और इसके ऊपर मैंने कंपाउंड को एक स्पैचुला के ऊपर रख दिया, तो इसमें से जो फ्लेम आएगी, ठीक है, जो आग इनमें जब ये जलेगा तो ये क्या होगा? ब्लैक कलर के सूट के साथ जलेगा, ठीक है, ब्लैक कलर के पार्टिकल्स तुम्हें दिखाई देंगे। इस तरीके के कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक, नॉट ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स इस तरीके देते हैं, लेकिन मेजॉरिटी क्या है कि एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा क्या देंगे? सूटी फ्लेम देंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब हम लोग प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो प्रैक्टिकल में जब हमें गिवन कंपाउंड होता है तो उसको सबसे पहले हम लोग फ्लेम टेस्ट करके देखते हैं कि whether the compound is aromatic or not. एरोमेटिसिटी कहाँ से पता चलेगी? सूटी फ्लेम से। क्लीन फ्लेम क्या होती है? सर यहाँ पे क्या हुआ? सूटी का मीनिंग यहाँ पे सर क्या हुआ? सूटी मतलब सूट पार्टिकल्स, मतलब अनबर्न्ड कार्बन। अनबर्न्ड हाँ, ब्लैक ब्लैकिश। क्लीन फ्लेम क्या होती है? जब तुम कैम्फर, कैम्फर तो पता ही है, उसको जब तुम बर्न करोगे तो तुम्हें क्या निकलेगा? व्हाइट कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, दिखते हैं ना, व्हाइट कलर के फ्यूम्स दिखते हैं, ब्लैक नहीं होता। उसकी जो फ्लेम तुम जला के देखोगे तो वो ब्लैक कलर की फ्लेम वो नहीं देगा। तो वो कंपाउंड कैम्फर क्या है? नॉन एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आया? तो कैम्फर के नॉन एरोमेटिक होता है और वो सूटी फ्लेम, काली फ्लेम नहीं देता है। ठीक है, जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कोई भी चीज को तुम बर्न करते हो और उसके ऊपर एक चम्मच रख दो ऊपर, तो वो नीचे क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये ब्लैक किसकी वजह से हो रहा है? अनबर्न कार्बन पार्टिकल, मतलब वो सूट की वजह से हो रहा है। ठीक है, और ऐसी फ्लेम जिसमें ब्लैक ब्लैक कलर का धुआं निकल रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? सूटी फ्लेम। समझ में आएगी? यस। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की एक और होती है, ये देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या देगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा एंड नो एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन उसके अंदर नहीं होगी, सिर्फ क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उस केस में। अब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है बताओ?
इसमें इलेक्ट्रोफाइल हटा के किसी हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कौन बोल रहा था? ऋषभ बोल रहा था, धैर्य बोल रहा था? सर ऋषभ। ठीक है, क्या बोला तुम? पूरा बोलो। सर इलेक्ट्रोफाइल द्वारा जो बीटा कार्बन होता है, बीटा हाइड्रोजन होता है उसको हटाना। बीटा हाइड्रोजन? अच्छा चलो मैं बताता हूँ, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं एडिशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे अगर मुझे पता करना हो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो कैसे पता करते हैं? सैचुरेटेड का मतलब क्या है? सिंगल बॉन्ड से, जिसमें नो डबल और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, ठीक है। मेरे पास क्या है? CH3 CH2 CH3 प्रोपेन है। इसमें मैं ब्रोमीन डालता हूँ, ठीक है। क्या डाला मैंने? ब्रोमीन डाला, तो ये इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करे, ठीक है। ब्रोमीन कैसे? हम लोग डायरेक्टली ब्रोमीन नहीं डालते, ब्रोमीन वाटर डालते हैं। तो ब्रोमीन डाला तो ब्रोमीन वाटर इसके साथ कोई रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन जब हमारे पास अनसैचुरेशन आता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसके अंदर हम लोग ब्रोमीन वाटर डालेंगे, तो ब्रोमीन यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, ठीक। अब ब्रोमीन हमने डाला तो एडिशन नहीं करेंगे, ऐड ब्रोमीन। तो ब्रोमीन क्या हो गया? यहाँ पे ऐड हो गया। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन एडिशन रिएक्शन। यस सर। क्या है ये? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल ये था, एक मॉलिक्यूल ये था, अब क्या हो गया? 1+2 हो गया, ठीक है। कितने एटम थे यहाँ पे बताओ? 3 तो कार्बन है, फिर 3 हाइड्रोजन, 6 7 8 9, 9 एटम्स यहाँ पे। ब्रोमीन में कितने एटम है? और अब कितने हो गए? 11 एटम्स, ठीक है। तो क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन, ठीक है। मतलब क्या है? A प्लस B क्या बन जाता है? AB, दोनों जुड़ जाता है। तो इस तरीके की रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन, ठीक। सब्सट्रैक्शन रिएक्शन नहीं होती, ठीक। फिर क्या होती है? एडिशन रिएक्शन होती है। और एडिशन का उल्टा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा? सर किसी एक को एलिमिनेट करके हटा दिया जाता है, कि कुछ मॉलिक्यूल क्या होंगे उसमें से निकल जाएंगे, ठीक है। ये समझ में आया? एडिशन रिएक्शन समझ में आया? ठीक है। यस। हाँ, तो अगर मुझे पता करना है कि कंपाउंड अनसैचुरेटेड है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं? या तो ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट करते हैं और एल्कलाइन KMnO4 के साथ, ठीक है। तो KMnO4 भी डालते हैं तो वो डायॉल बना देता है, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, KMnO4 डाला है यहाँ पे, तो ये भी बन गया डायॉल CHOH CH2OH, ठीक है। ये भी क्या हो गया? अनसैचुरेशन खत्म हो गई। समझ में आई? अब ये लैब में यूज होता है। जैसे तुमने एक टेस्ट ट्यूब लिया, तुमने अपना कंपाउंड डाला, नहीं, यहाँ पे हम लोग लेते हैं, हम लोगों ने लिया ब्रोमीन वाटर, उसके लिए ब्राउन कलर लेते हैं। कहाँ है ये ब्राउन कलर? ठीक है, ये सोल्यूशन कौन सा है? ब्रोमीन वाटर, ठीक है। ब्रोमीन वाटर का कौन सा कलर होता है? ब्राउन, ठीक है, याद होना चाहिए। देखो, क्लोरीन का कौन सा कलर होता है? क्लोरीन तो सर वाइट है। नहीं, ग्रीनिश शेड होता है, ठीक है। और फ्लोरीन तो शायद येलो होती है। तो ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ब्रोमीन वाटर लिया, अब ब्रोमीन वाटर में तुमने यहाँ पे क्या डाल दिया? ऐड तुम्हारा कंपाउंड,
कंपाउंड तुमने डाला और 2 मिनट में तुमने चेक किया कि क्या रिएक्शन हुआ है, ठीक। तो ये जो सोल्यूशन है ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट। सॉल्यूशन टर्न ट्रांसपेरेंट या कलर ऑफ ब्रोमीन डिस्चार्ज, ठीक है। मतलब ब्रोमीन का जो कलर होता है ब्राउन कलर वो खत्म हो गया, ठीक है। अगर ये खत्म हो गया तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि ये जो कंपाउंड है वो है कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड। कंपाउंड कैसा है, अनसैचुरेटेड, ठीक है। क्योंकि ब्रोमीन डाली थी और ब्रोमीन क्या हो गई, वो खत्म हो गई, सारी यूज हो गई। तो मतलब क्या रिएक्शन हुआ है, ये वाला रिएक्शन हुआ है, सुना है? ये वाला रिएक्शन हुआ। रिएक्शन हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब भी कभी भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है, और उसमें तुम ब्रोमीन डालोगे तो वो क्या होगा, सारी ब्रोमीन यूज हो जाएगी किसमें, एडिशन रिएक्शन में। तो सारी अगर ब्रोमीन खत्म हो गई तो ब्रोमीन का जो ब्राउन कलर है वो क्या हो जाएगा, सारा डिस्चार्ज हो जाएगा। समझ में आया? तो इससे हमें पता चला कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, हमें पता चला कि कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। क्लियर हुआ? एक मिनट रुकना, मुझे जरा इसको चार्जिंग पे लगाना है। ठीक है, एक सिमिलर और रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, KMnO4 का हम लोग सोल्यूशन डालते हैं। KMnO4 का कौन सा कलर? हाँ बोलो सर, यहाँ पे बोल सकते हैं जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है सिर्फ एडिशन रिएक्शन शो करेगा। हाँ, तो KMnO4 का कलर कौन सा होता है, डीप पर्पल कलर होता है, ठीक है। कौन सा होता है, एकदम डार्क पर्पल कलर होता है। जैसे ही तुम ये कंपाउंड डालोगे इसका भी पर्पल कलर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्या होता है, प्रैक्टिकल में करते हैं BSc में। ये है KMnO4 सोल्यूशन पानी के अंदर। इसमें तुमने डाला, क्या डालोगे, अनसैचुरेटेड कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और थोड़ी देर में ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट, ठीक है। मतलब सारा कलर क्या होगा, डिस्चार्ज जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ये रिएक्शन कौन सी हुई, ऊपर वाली रिएक्शन हुई है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में तुमने KMnO4 ऐड करा है तो ये दे देगा तुम्हें डायऑल। याद रखना KMnO4 क्या बनाते हैं, डायऑल बनाते हैं। जब रिएजेंट्स पढ़ेंगे तब याद आ जाएगा। ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया? यस सर। अब ये तो क्या है, एडिशन रिएक्शन है। इससे हमें समझ में आया कि ब्रोमीन वाटर से एंड KMnO4 से हमें पता चलता है Saturated unsaturated compound. whether if the compound is saturated or unsaturated। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं बेंजीन डालूं इसमें ब्रोमीन वाटर में, तो क्या होता है, कोई रिएक्शन नहीं होती, ठीक है। नो डिस्चार्ज इन कलर, ठीक है। नो चेंज इन कलर ले देता है, नो चेंज इन कलर, ठीक है। तो मतलब क्या है कि ये कंपाउंड क्या है, सैचुरेटेड है? नहीं सर। नहीं सर, अनसैचुरेटेड। इस पे तो है ट्रिपल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड है, तो इसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? देना चाहिए। देना चाहिए था। अगर हम लोग सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर वी कैन फील
कि बेंजीन के पास तो 3 बॉन्ड होते हैं, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, तो इट शुड गिव ब्रोमीन वाटर टेस्ट और इट शुड गिव KMnO4 टेस्ट, बट दोनों ही टेस्ट ये नहीं दे रहा है। सेम क्या है, इधर भी दे देते हैं KMnO4 टेस्ट, ठीक है। इसमें हम लोग डाइल्यूट लेते हैं, याद रखना। तो ये दोनों ही नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इससे हम लोग बोलते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड नेवर तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, So do not Not in. prefer to give addition reaction. Need to show addition reaction, ठीक। तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते हैं, समझ में आया। तो ये एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते तो क्या करते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसमें तुम क्या डालो, ब्रोमीन डालो, लेकिन अब क्या डालोगे, नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगी, तुम्हें डालना पड़ेगा FeCl3। क्या डालना पड़ेगा, FeCl3 विच इज अ लुईस एसिड, ठीक है। FeCl3 नहीं, FeBr3 डालेंगे क्योंकि ब्रोमीन है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी। अब जो होगा रिएक्शन, उसमें यहाँ पे लग जाएगा Br, हाइड्रोजन को हटा के क्या लग गया Br, और H पॉजिटिव अलग निकला और Br नेगेटिव अलग निकला, ठीक है। तुम उसे HBr भी कर सकते हो, लेकिन HBr डायरेक्टली नहीं निकलता, ऐसे ही जाएगा, ठीक है। H क्या होगा, अलग से निकल जाएगा और Br अलग से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, रिप्लेसमेंट हुआ, ठीक है। क्या हुआ इसमें, रिप्लेसमेंट ऑफ एटम। ब्रोमीन रिप्लेसेस H एटम, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब तुम्हारा काम क्या है, सब्स्टिट्यूशन तो समझ गए, ठीक है, जहाँ पे एटम इज रिप्लेस्ड, ठीक है। जैसे तुम मैच में देखोगे, एक प्लेयर अगर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह दूसरा प्लेयर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, रिप्लेसमेंट या सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक को हटा के दूसरी को हम लोग लेके आ गए। तो ये सब्स्टिट्यूशन है, इसमें हाइड्रोजन हटा के क्या आ रहा है, Br आ रहा है। इसमें मुझे बताओ न्यूक्लियोफाइल कौन है, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल है तो होमो कौन सा यूज हो रहा है, लूमो कौन सा हो रहा है, कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं, बताओ। बोलो, इलेक्ट्रोफाइल तो सर हो जाएगा यहाँ पे Br। Br इलेक्ट्रोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो यहाँ से कहा Br न्यूक्लियोफाइल है। Br न्यूक्लियोफाइल है या Br इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे पता चलेगा, रिएक्शन से पता चलेगा ना। देखो नेगेटिव चार्ज तो है ही, लेकिन हमें पता है कि बहुत सारे कंपाउंड क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम करते हैं, ऐसे ही होता है ना। वो इलेक्ट्रोफाइल की भी तरह भी काम कर लेते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी काम कर लेते हैं। अब कौन इलेक्ट्रोफाइल करेगा कौन न्यूक्लियोफाइल करेगा, अगर तुम्हें रिएक्शन दे रखी है तो तुम प्रोडक्ट के बेसिस पे बता सकते हो कि क्या रिएक्शन हुई है, किसने इन कंडीशन में किसकी तरह एक्ट किया है, ठीक है। जैसे वाटर है, वाटर एसिड भी बन सकता है और बेस भी बन सकता है, ठीक है। न्यूट्रल होता है ना वो तो वाटर, तो वो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकता है, बेस की तरह भी एक्ट कर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन वो किसके साथ है। अगर वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ है तो वो बेस की तरह एक्ट करेगा,
और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है तो वो किसकी तरह एक्ट करेगा, एसिड की तरह एक्ट करेगा। तो इसी तरीके से ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह काम कर सकते हैं। नाउ इट डिपेंड्स कि किन कंडीशन में वो इलेक्ट्रोफाइल है और किन कंडीशन में वो न्यूक्लियोफाइल है, ये डिपेंड करेगा रिएक्शन में और रिएक्शन के अंदर क्या कंडीशन यूज की है। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है, बताओ। ब्रोमीन हाइड्रोजन को ब्रोमीन ने रिप्लेस हाइड्रोजन। किया। ब्रोमीन ने रिप्लेस किया किसको, हाइड्रोजन को। ठीक है, अब ब्रोमीन तो हमें पता है कि उसके पास लोन पेयर हैं होते हैं, है ना, 3 लोन पेयर है, तो उससे किसकी तरह एक्ट करना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करना चाहिए, तो ये कार्बन और जो हाइड्रोजन है, तो जब भी सब्स्टिट्यूशन होगा तो एक इलेक्ट्रोफाइल को ही रिप्लेस करेगा और एक न्यूक्लियोफाइल हमेशा न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करता है। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल साथ में आ जाएंगे तो बॉन्ड बनेगा। ठीक है, एक को रिप्लेस कब किया जाएगा, जब एक इलेक्ट्रोफाइल हो और दूसरा वीक इलेक्ट्रोफाइल हो, तो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल वीक इलेक्ट्रोफाइल को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि हाइड्रोजन न्यूक्लियोफाइल है या इलेक्ट्रोफाइल है। ये भी डिपेंड करता है कि उसके पास H पॉजिटिव चार्ज है या H नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, वो प्रोटॉन की तरह निकल रहा है या हाइड्राइड की तरह है। तो ये कार्बन है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में से किसकी ज्यादा होती है, कार्बन की। कार्बन की। तो ये जो निकलेगा वो किसकी तरह से निकलेगा, H पॉजिटिव। H+। हाँ, तो H+ को रिप्लेस किया तो ब्रोमीन को भी क्या होना पड़ेगा इसमें, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल है वो तुम्हारा कौन सा है, ब्रोमीन। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल कौन है, हाइड्रोजन। एंजिन। अरे डबल बॉन्ड्स कौन अटैक करेगा, डबल बॉन्ड ही Double अटैक करेगा ना। यस। ठीक है, ये इधर करेगा। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ऑफ बेंजीन। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। अब मुझे बताओ क्या ट्रांजिशन हुई, किसका होमो है किसका लोमो है। इलेक्ट्रोफाइल है तो ये क्या होगा, लूमो। यस। और न्यूक्लियोफाइल है तो इसका क्या होगा, होमो। ठीक है, तो होमो का कौन सा है, कौन अटैक कर रहा है, कौन सा बॉन्ड अटैक कर रहा है, सी का कौन सा, पाई। ये लिखेंगे कौन सा ऑर्बिटल अटैक करेगा, पाई ऑर्बिटल करेगा ना, डबल बॉन्ड है तो Yes. पाई ऑफ सी अटैक करेगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, सिग्मा ऑफ बी आर। सिग्मा का भी क्या, सिग्मा एस्टेट्स, तभी तो बी आर का बॉन्ड टूटेगा। समझ में आई ये, यस। इतना टाइम नहीं कम समझ में आएगा पूरा। हाँ बताओ, ये ऐसे समझ में नहीं आएगा, पहले मुझे तुम्हें मैकेनिज्म समझाने पड़ेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है, न्यूक्लियोफाइल कौन है। उसके बाद मैं क्वेश्चन कराऊंगा ये टॉपिक कौन सा होम हो गया कौन सा लूम हो गया, तब जाके समझ में आएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ, समझ में आया ये। ठीक है, नहीं भी आया हो तो ये तो समझ में आ गया कि Br पॉजिटिव आया और H पॉजिटिव आया। यस। तो हुआ क्या है कि यहाँ पे हमने सिर्फ रिप्लेसमेंट किया है एटम की, हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया, ब्रोमीन लगाया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बेंजीन है, बेंजीन ड्यू टू स्टेबिलिटी do not prefer does not prefer to undergo addition reaction, rather electrophilic substitution reaction। ठीक है, समझ में आएगी। अब तुम देखो, अगर हम जब भी हमारे पास डबल बॉन्ड होता है और सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन पहले टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा या सिंगल बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि इसके पास क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड है और इसके पास सिर्फ सिग्मा है। पाई बॉन्ड क्या होता है, वीक होता है। ठीक है, और सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे ही होता है, तो डबल बॉन्ड हमेशा पहले टूटता है। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं टूट रहा है, क्या अब टूट रहा है, सिंगल बॉन्ड टूट रहा है।
तो डबल बॉन्ड क्यों नहीं टूटा? क्योंकि वो डबल बॉन्ड क्या है? स्टेबल है। और ये स्टेबिलिटी का राज क्या है? इसकी एरोमेटिसिटी। ठीक है, ये जो स्टेबिलिटी है, ये जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है, ये किसकी वजह से है? एरोमेटिसिटी। एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आती है एरोमेटिसिटी की वजह से। समझ में आएंगे? यस यस सर। कि पाई बॉन्ड होते हुए भी सिग्मा बॉन्ड का टूट जाना तो कुछ एक्सेप्शनल ही है। ठीक, तो ये जो एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है वो क्या है? एरोमेटिसिटी। एरोमेटिक। तो एरोमेटिसिटी की वजह से जो कंपाउंड होता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबल होता है। ठीक है, अब हम लोग अगर रेजोनेंस की बात करें तो रेजोनेंस क्या होता है? जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये कंपाउंड है। अब ये कंपाउंड थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेबल है बिकॉज इट हैज अ कैपेबिलिटी टू अंडरगो रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, या वाइस वर्सा भी तुम कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल हो रहा है या कार्बोकेटायन। CH2 नेगेटिव। ठीक है, और ये इधर जाएगा फिर ये इधर जाएगा, तो इसके क्या होगा? दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। और रेजोनेंस की वजह से क्या होता है? स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी आती है। Resonance leads to stability. Higher is the number of resonating structure. Higher would be the stability. ठीक है, तो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतने ही ज्यादा स्टेबिलिटी होती है, ये हमें पता है। ठीक है, 11th क्लास से हम लोग ये पढ़ते हुए आए हैं। बेंजीन के केस में क्या होता है? इसी स्टेबिलिटी की वजह से ये बनता है। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। ये स्ट्रक्चर 1 है और ये स्ट्रक्चर 2 है। तो इसको क्या हो रहा है? दो प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ठीक है, दोनों में से ज्यादा स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है? दोनों तो सर सेम ही है। सर दोनों तो स्टेबल ही है। हाँ, तो बोथ क्या है? बोथ दो थ्री, बोथ आर इक्विवेलेंट। दोनों क्या है? इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और जब भी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आते हैं तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली वो क्या बना देते हैं? स्टेबिलिटी बढ़ा देता है। ठीक है, अगर मैं पूछूं फर्स्ट और सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इन दोनों का, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 1 वाला है या 2 वाला है? क्या बोलोगे तुम? 1 वाला सर। क्यों? पहला तो ऑक्टेट देखते हैं, उसके डबल बॉन्ड्स का नंबर। ऑक्टेट तो सबका पूरा है ही, है ना? यहाँ पे देखो, इसका तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, मतलब इसकी इलेक्ट्रॉन गायब हो गए, तो इसका तो ऑक्टेट नहीं है। फिर नंबर ऑफ बॉन्ड्स देखोगे सेकंड में, तो इसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स है, इसमें उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स नहीं है। इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, इसमें चार्ज सेपरेशन भी है। तो ऑन ईच एंड एवरी पैरामीटर ये क्या है? लेस स्टेबल है। ठीक है ना? हाँ, और यहाँ पे बेंजीन के क्या आ रहे हैं? वैसे तो अगर तुम पॉजिटिव नेगेटिव करके देखो तो इसके तो बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर इधर से उधर जाएगा, लेकिन इसके दो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए हैं, जिसकी वजह से ये क्या हो गया? इसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, तो जब भी एरोमेटिसिटी होगी या जब भी कंपाउंड एरोमेटिक होगा तो उसमें कभी भी एडिशन रिएक्शन नहीं होगा, उसमें हमेशा क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। ये चीज याद रहेगी। यस। ठीक है, तो अगर तुम्हें एरोमेटिक कंपाउंड दे रखा है तो तुम उसके ऊपर एडिशन रिएक्शन नहीं करोगे, हमेशा क्या करोगे? सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। अगर मैं तुम्हें ये क्वेश्चन देता हूं, ठीक है, और मैं यहाँ पे ब्रोमीन वाटर ऐड कराना चाहता हूँ, तो क्या रिएक्शन होना चाहिए? नहीं, ये तो मैंने गलत की ले ली, ये मैं नहीं ले सकता।
चार्ज वाला नहीं लेना पड़ेगा, मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। चलो छोड़ो। अच्छा, अगर मैं ये देखूं स्टेबिलिटी का, बताओ ये है कंपाउंड और ठीक, ये भी 6 कार्बन है, ये भी क्या है 6 कार्बन है, ठीक है। तो इसके भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, इसके भी, इसके क्या बनेंगे मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। या अगर तुम इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो सेम ही बनेंगे। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी है, बेंजीन की। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, बेंजीन की। यहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा होगी देन दिस। कंपाउंड का नाम बताओ। One, two, three. 1, 3, X1, 1, X1, 3, 5, 3, 5. Trihexane. X 1 1, 3, 5 5. 5. ट्राई। Triene. Okay. ये तो छोटा तो सिंपल सा कंपाउंड है भाई, इसका तो तुम लोग घर पे बैठ के खुद मेहनत करते हो। ऐसे नहीं चलेगा, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, चलो ये हो गया। 5 trihexanol. वो तो लिख ही दिया है। चले फिर आगे। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या है, रेजोनेंस एनर्जी इज बेसिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होती है मतलब कंपाउंड की एनर्जी कम हो रही है, कंपाउंड की एनर्जी कम हो रही है तो मतलब वो क्या हो रहा है, ज्यादा स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो रेजोनेंस में क्या होता है, कॉन्टिन्यूस एरोमेटिसिटी में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली रेजोनेंस में रहते हैं, मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी सारी एनर्जी रिलीज होती रहती है और कंपाउंड एक्स्ट्राऑर्डिनरीली स्टेबल होता है, ठीक है। सो नाउ वी कम टू द पॉइंट कि अब हम लोग डिसाइड करेंगे कि वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक और नॉट, ठीक है। चलो मेरे पास एक कंपाउंड है, एक मेरे पास कंपाउंड है ग्लिसरॉल, एक मेरे पास कंपाउंड है नेप्थलीन। नेप्थलीन बॉल्स तो देखी होंगी। Yes, sir. यस सर। ठीक है, एक है मेरे पास फिनॉल, एक है मेरे पास ठीक है। बताओ कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है। चलो वो भी छोड़ो, मैं बताता हूँ कि फ्लेम टेस्ट में क्या दे रहा है। ये दे रहा है क्लीन फ्लेम, ये दे रहा है सूटी फ्लेम, ये देता है सूटी फ्लेम और ये देता है क्लीन फ्लेम। कौन सा एरोमेटिक है कौन सा नॉन एरोमेटिक है। जो सूटी फ्लेम देगा Naphthalene वो and phenol. तो जो ब्लैक सूट देगा, जो सूटी फ्लेम देगा वो होगा एरोमेटिक, aromatic. ठीक है। और जो ब्लैक फ्लेम नहीं देगा वो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो ये इथेनॉल है, ये है नॉन एरोमेटिक एंड सेम इज द केस विद ग्लिसरॉल, नॉन एरोमेटिक। चलो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर बताओ कैसा होगा। Glycerol. ये क्या है ग्लिसरॉल। नेप्थलीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, दो बेंजीन। 3 rings. 2 rings. फिनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, OH। इथेनॉल का 2 H2H. ठीक है। चलो ये तो हो गया फालतू का क्वेश्चन, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला।
अब हम लोग पढ़ते हैं कि किस तरीके से हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे whether the compound is aromatic or not। देखिए ये तुम्हारे सिलेबस में भी था, बीएससी में होते ही एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो एरोमेटिसिटी के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, हकल्स रूल पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे हकल्स रूल। अब हकल्स रूल क्या बोलता है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है एरोमेटिक है, प्रोवाइडेड यू नो द स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोवाइडेड यू नो द स्ट्रक्चर, तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ठीक है, उस केस में कैसे तुम आइडेंटिफाई करोगे whether the compound is aromatic or not, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया क्या है, कंपाउंड शुड बी साइक्लिक। ठीक है, कंपाउंड कैसा होना चाहिए, साइक्लिक। तो फर्स्ट पहला रूल हम लोग क्या लगाते हैं कि कंपाउंड वेदर द कंपाउंड इज साइक्लिक और नॉट। अगर साइक्लिक है तो एरोमेटिक है, साइक्लिक नहीं है तो नॉन एरोमेटिक है। हाउएवर देयर आर फ्यू एक्सेप्शनल केसेस हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ही साइक्लिक कंपाउंड, मतलब ऐसा नहीं है कि ओपन कंपाउंड कोई भी एरोमेटिक नहीं हो सकता। देयर आर प्लेसेस जहाँ पे नॉन साइक्लिक कंपाउंड या प्रॉपरली साइक्लिक कंपाउंड नहीं है, फिर भी वो क्या है, एरोमेटिक है। ठीक, दूसरा है all planar participating atoms must be in one plane। सब क्या होना चाहिए, एक ही में होना चाहिए, या फिर शॉर्ट में बोल सकते हैं कंपाउंड शुड बी प्लेनर। तो कंपाउंड क्या होगा, प्लेनर हमारा होना चाहिए। ठीक है, तो साइक्लिक कंपाउंड तो तुम देख रहे हो कि ये कंपाउंड क्या है, साइकिल में है, ये कंपाउंड साइकिल है, और ये इसका नाम क्या है, बोलो चलो। साइक्लोहेक्सेन। इसका क्या नाम है, साइक्लोप्रोपेन। और इसका नाम, बेंजीन। इसका नाम बाइसाइक्लो बाइसाइक्लो 330 440 सर। डेकेन। Nice. 2 3 4 5 6 7 10 ही होंगे। डेकेन। ठीक है, तो ये है, लेकिन अगर मैं इसमें ये लगा दूं, तो नहीं बता पाओगे। इस तरीके के कंपाउंड को हम लोगों ने नहीं किया है। ठीक है, यस सर, वहाँ पे तीनों साथ रखा। ये कंपाउंड क्या है, एंथ्रासीन। नहीं, कंपाउंड क्या है, ठीक है। जब 3 रिंग क्या होंगी, लीनियर में होंगी तो उसे एंथ्रासीन बोलते हैं। 2 जब साथ में होंगी तो नेफ्थलीन, 3 जब साथ में होंगी तो एंथ्रासीन, और 3 जब एंगुलर में होंगी तो वो फिनेंथ्रीन होगा। ठीक है, और फिनेंथ्रीन ज्यादा स्टेबल है। अब क्या होता है, जब कंपाउंड ज्यादा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होने लगते हैं, तो देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये मैंने जो बॉन्ड है, और लो फिर स्टडी है, अब नहीं होगा। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं,
तो ये देखो, ये तो पूरी बेंजीन रिंग है, ये पूरी बेंजीन रिंग है, है तो ये भी बेंजीन रिंग, ठीक है। बट इसमें क्या है, या तो ये इलेक्ट्रॉन इस वाली रिंग के साथ रेजोनेंस में रहेगा और ये वाला इधर रहेगा, तो ये वाला जो होता है ये होता है ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। ये वाला जो पोजीशन होता है ये ज्यादा रिएक्टिव होता है। पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन अगर तुम पढ़ोगे तो वहां पे तुम्हें दिखाई देगा। तो जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो पहले यहाँ पे होता है 9 और 10 पोजीशन पे, ठीक है। चलो नेवर माइंड, वो अभी हम लोग कर नहीं रहे। तो पहला तो हो गया साइक्लिक होना चाहिए कंपाउंड। साइक्लिक है कंपाउंड तो डज इट मीन कि वो एरोमेटिक होगा? इज दिस साइक्लोहेक्सेन एरोमेटिक? नहीं। ये भी क्या है, नॉन एरोमेटिक। ये क्या है, एरोमेटिक। और ये क्या है, एरोमेटिक, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, सारे रूल्स फॉलो करेंगे तभी होगा। ऐसा नहीं है कि 5 रूल है उसमें से एक रूल फॉलो हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया तो वो एरोमेटिक होगा। ऑल रूल मस्ट बी फॉलो, ठीक है। अब नेक्स्ट वी कम टू द पार्ट वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट प्लेनैरिटी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की बात करें कि कंपाउंड क्या होता है, प्लेनर होना चाहिए। प्लेनर का मतलब क्या होता है, कंपाउंड का प्लेनर होने का क्या मतलब है? हमें पता है कार्बन क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। Yes, sir. उल्टा ही बना देगा इसको, ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशनल है, ठीक है। मतलब क्या है कि ये दोनों क्या है, प्लेन, एक ही प्लेन में है। ये दोनों एटम्स क्या है, एक ही प्लेन में है। बट ये वाला जो है इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। मतलब अगर मैं पेपर पे लग रहा हूँ तो कमिंग आउटसाइड द पेपर, ठीक है। मतलब पेपर के बाहर है। और ये क्या है, बिहाइंड द पेपर के कहाँ है, पीछे की साइड पे है, ठीक है। तो अगर तुम एटम्स को लगाओगे तो एक ये कार्बन लगाया, एक ये एटम लगाया, एक ये एटम लगाया, ठीक है। और ये वाला कहाँ होगा, ये एटम ऊपर की साइड पे होगा, ठीक है, 3 डायमेंशन। और वो पीछे वाला एटम क्या होगा, दूसरी साइड पे। ऑन पेपर तो तुम ऐसे लिख लोगे, लेकिन वो कैसे लिखोगे, रुको मैं जरा, क्या पेस्ट हो गया। अब तो क्लियरली दिख रहा होगा ये 3 डायमेंशन। Yes. तो क्या है कि ये 3 डायमेंशनल होता है, ठीक है। एक 2 बॉन्ड तो तुम्हारे क्या है, प्लेन में ही रहेंगे। एक एक्स एक्सिस डायरेक्शन में अगर तुम ले लोगे, और ये मतलब ये तुम्हारा एक्स एक्सिस डायरेक्शन में हो गया, ये तुम्हारा वाई एक्सिस डायरेक्शन में हो गया, ठीक है। तो 2 डायरेक्शन है, अगर 2D स्ट्रक्चर है तो वो तो होता ही है, मतलब प्लेनर। अब ये क्या हो रहा है तुम्हारा जेड डायरेक्शन में, कौन से डायरेक्शन में, जेड। और ये दूसरा वाला क्या है, माइनस जेड डायरेक्शन में, ठीक है। तो जैसे परपेंडिकुलर होता है ना, मतलब 3 डायमेंशनल बोलते हैं ना, एक्स एक्सिस ये हो गया, वाई एक्सिस ये हो गया, और जेड एक्सिस क्या होगा, ऊपर की साइड पे होगा, ठीक है। मतलब लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया, और ये क्या हो गया, इसकी हाइट हो गई, ठीक है। हाइट ऊपर और नीचे दोनों ही डायरेक्शन में। सो इस तरीके का 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। तो जब भी कार्बन sp3 हाइब्रिड, क्या हाइब्रिडाइजेशन है इसकी, sp3, ठीक है। तो whenever carbon is present in sp3 हाइब्रिडाइजेशन, जब भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा
it will always be non-planar. वो हमेशा क्या होगा? नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एक्स डायरेक्शन भी है, वाई डायरेक्शन भी है और जेड डायरेक्शन भी है, ठीक है। प्लेनर कौन से होते हैं? जो सिर्फ एक्स और वाई डायरेक्शन में हो या वाई और जेड डायरेक्शन में है, मतलब 2D होना चाहिए हमारा जो कार्बन है, 3D नहीं होना चाहिए। समझ में आई? ठीक है। ठीक है, तो जब भी हमारी कार्बन कौन से उसमें होगी, अगर हाइब्रिडाइजेशन sp है, sp2 है, तो हमेशा कैसी होगी? प्लेनर। मतलब ये वाला sp है तो इसका x एक्सिस है और ये इसका माइनस x एक्सिस है, ठीक है। तो कौन सा डायरेक्ट 1D है, 1D क्या होगा? 1 डायमेंशन भी क्या होगा? लीनियर होगा, ठीक है। और sp2 है, ठीक है, तो क्या होता है? ट्रायंगल प्लेनर होता है। यही होती है ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है, ट्रायंगल प्लेनर, मतलब वो एक ही प्लेन में है। तो मतलब क्या है? ये तुम्हारा x डायरेक्शन हो गई और ये वाली कौन सी हो गई? y डायरेक्शन हो गई, ठीक है। समझ में आया? ये तुम्हारा एंगल कितना है? 120 डिग्री। जैसे तुम ट्रायंगल बनाओगे तो ट्रायंगल 3D तो होता नहीं है, 2D होता है, ठीक। 3D क्या होगा? पिरामिड होगा, ठीक है। लेट मी शो यू। फोटो दिख रही है तुम्हें? यस ठीक है, तो देखो इसमें कैसा है। ये एक एटम है और ये 3 डायरेक्शन में ये जा रखा है, ठीक है। इसकी लेंथ है, ये इसकी लेंथ हो गई, ये इसकी ब्रेथ हो गई, मतलब यहाँ से लो तुम लेंथ और इसकी ब्रेथ, लेकिन इसकी हाइट नहीं है, ठीक है। मतलब लंबाई चौड़ाई है लेकिन इसकी थिकनेस नहीं है, ठीक है। और अगर तुम इस तरीके से देखोगे तो देखो एक ही प्लेन में आ गए ये सारे, ठीक है। और जेड डायरेक्शन में कुछ है नहीं, जेड डायरेक्शन में सिर्फ इसके क्या है? पी ऑर्बिटल है। ये समझ में आया? यस तो ये क्या है? 2D है, ये है 2D। नो एटम इन जेड डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन में कोई एटम इसका नहीं है, ठीक है। सेम इज द केस विद sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन तो और भी ज्यादा प्लेनर दिखेगा तुम्हें। लीनियर सा बोल सकते हैं। हम्म। कहीं मुझे ढंग का स्ट्रक्चर मिल नहीं रहा है एसिटिलीन का, मुझे ये मिला है ये वाला नहीं, ठीक। ठीक है, ये दिख रहा है, यस ठीक है। तो एक ही डायरेक्शन में है ये, ठीक है, मतलब सिर्फ एक लीनियर है ये, हम्म? सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में भी नहीं है, बट उसका जो थोड़ा सा एटम का थोड़ा सा विड्थ होता है उसकी वजह से वो थोड़ा बहुत वाई डायरेक्शन में तुम्हें दिखेगा। बट लेंथ हो सकता है, लेंथ तो इसकी है ही, थोड़ा बहुत ब्रेथ भी है, लेकिन है क्या? ये ज्योमेट्री क्या है? लीनियर है। समझ में आ गया? यस तो कार्बन क्या होना चाहिए? sp2 या sp1 sp
या तो sp होना चाहिए या फिर वो क्या होना चाहिए, sp2 होना चाहिए। sp3 तुम्हें कहीं पर भी कार्बन दिखाई दे, कोई भी कार्बन जिसके साथ 4 एटम अटैच्ड है, ठीक है, तो वो तो एरोमेटिक हो ही नहीं सकता, ये हो जाएगा नॉन एरोमेटिक। तुम्हें क्या देखनी है, पूरे मॉलिक्यूल में से एक ऐसी कार्बन फाइंड आउट करनी है जो sp3 हो। एक ही कार्बन तुम्हें मिल गई तो मतलब वो पूरा कंपाउंड क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब जब कार्बोकेटायन आएगा हमारे पास तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। कितनी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp2, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्लेनर। अगर कार्बन के पास पॉजिटिव चार्ज है तो वो प्लेनर है, कार्बन के पास एक रेडिकल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 sp3 भी रहती है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, चाहे इसके पास एक रेडिकल हो या फिर एक फुल फ्लेजेड नेगेटिव चार्ज हो, ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है, जैसे यहाँ पे कार्बन है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहाँ से गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है। अब देखो ये जब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होगा और वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा तो वो भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही कहलाएगा। कैसी हाइब्रिडाइजेशन कहलाएंगे, sp2 है तो नहीं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसके sp3 ही है, लेकिन जैसे ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा वो नेगेटिव चार्ज गायब हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा उसको हम लोग sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी डीलोकलाइज होगा तब उसके पास क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन सेम होगा। या फिर अगर कोई कार्बन है उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, लोन पेयर तो तुम्हें पता ही है, तो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है, इन तीनों ही केस में, in all these cases we won't consider hybridization। इन सारे केसेस में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाते हैं, ठीक है, आगे मूव कर जाता है और वो ऑटोमेटिकली sp2 हाइब्रिडाइज हो जाती है। समझ में आया ये, ठीक है। तुम्हें क्या देखना है कि कार्बन के ऊपर 4 एटम कहीं से भी नहीं लगे होने चाहिए। जिस पॉइंट पे तुम्हें दिखा कार्बन के पास 4 एटम है तो मान लेना कि वो एरोमेटिक नहीं है, नहीं। ठीक है। तो लेट्स चेक अ फ्यू एग्जांपल्स, जैसे चलो हम लोग किस बेसिस पे देखेंगे, पहला तो हमारे पास रूल क्या है, साइक्लिक होना चाहिए, तो ऑल आर साइक्लिक। दूसरा रूल क्या है, प्लेनर होना चाहिए, ठीक, प्लेनर होना चाहिए तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए या sp होना चाहिए, या अगर कार्बन या कोई और एटम है तो उसके पास लोन पेयर चल सकता है और साथ में नेगेटिव चार्ज या फिर एक रेडिकल चल सकता है, उसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 में ले लेता हूँ। तुम्हें क्या लग रहा है कि वन कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेन सर, नॉन प्लेनर होगा सर, वहाँ पे कार्बन जो पहला होगा। अच्छा मैं नंबर करता हूँ 1 2 3, ठीक है। अब नंबर किया है तो नाम भी बता दो, बोलो। cyclopropene, साइक्लो कहीं पर भी लगाओगे एक ही नाम सकता है उसमें, ठीक है। चलो साइक्लोप्रोपीन प्लेनर है नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर सर, थर्ड कार्बन।
इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 और 2 की sp2 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 और इसकी क्या है? sp3 जैसे ही हमें दिखा sp3 तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया, ठीक है। Hmm. तो Na लिख देता हूँ, नॉन एरोमेटिक, ठीक है, नॉट एप्लीकेबल नहीं है। चलो ये क्या नाम है इसका? cyclopentadienyl anion पेंटा डाइनाइल anion डाइनाइल anion एनायन, एनायन है ना ये, तो इसका नाम थोड़ा अलग है, साइक्लोपेंटा डाइनाइल। साइक्लोपेंटा तो समझ में आ गया, डाइइन भी समझ में आ गया, ठीक है। फिर इसको पूरा एनायन बनाने के लिए इसको एल्काइल ग्रुप बना देते तो डाइनाइल एनायन कर देंगे, ठीक है। जब इधर पॉजिटिव आ जाएगा तो इसको बोलेंगे साइक्लोपेंटा डाइनाइल केटायन। cation चलो बताओ इसका, ये प्लेनर है या नॉन? sp2 Planar. planar प्लेनर ये वाली कार्बन मैंने नंबर तो किया नहीं, तो नंबर करते हैं, यहाँ से कर लेते हैं। चलो वहां से क्यों करेंगे, यहाँ से करते हैं। 1 2, ये नंबरिंग गलत कर रही हूँ। 1 2 3 4 एंड 5। हाइब्रिडाइजेशन बताओ, 1 की क्या है? sp2 2 की, sp2 3 की, sp2 4 की, sp2 5 की, sp2 sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो सेम ही रहेगी भाई, हाइब्रिडाइजेशन थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। मैंने बोला कि या तो कार्बन sp2 होना चाहिए या sp होना चाहिए, या फिर ऐसा कार्बन जिसके पास लोन पेयर होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज है, रेडिकल होना चाहिए। ये सारी क्या होते हैं? sp3 होते हैं, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या होता है? डीलोकलाइज हो जाता है, तो वो कार्बन कुछ फ्रैक्शन के लिए sp3 होती है, बाकी टाइम पे वो sp2 हो जाती है, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? प्लेनर हो जाएगी। ठीक है, प्लेनर क्यों है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो जाएंगे, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन तो वही रहेगी, लेकिन तुम्हें ध्यान देना है कि वो डीलोकलाइज करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कहाँ से करूं? 27. double bond Double bond first. या कहाँ से? डबल बॉन्ड से करूं Yes, sir. या यहाँ से कर दूं? डबल बॉन्ड के पास से किधर से लीजिए? तो यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। ऐसे नहीं कर सकता था मैं, रुको। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, क्यों? I want for something. 6 और हाँ, पूरा पाई बॉन्ड है ना, साथ में आना चाहिए, ठीक है। ऐसे हम लोग नहीं लिख सकते 1 3 डाइन, 1 3 डाइन तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। 1 पे भी बॉन्ड है, 1 2 3 और 3 पे भी बॉन्ड है, तो कैसे पॉसिबल है? मतलब 1 3 डाइन वैसे पॉसिबल है, लेकिन इधर अगर 1 3 डाइन और तो प्रोपीन है, तो फिर वो कैसे पॉसिबल होगा? वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमें डबल बॉन्ड को क्या लेना है? पूरा साथ में लेना। 1 2 3 4 5 6, क्या नाम होगा इसका? साइक्लो X. 1 for time 4 die Sir. 1 1 for die 4 डाई, ठीक है। साइक्लोहेक्स 1 4 डाई इन। प्लेनर नॉन प्लेनर? नॉन प्लेनर 1 वाला क्या है? sp3 2 sp2, ये वाला क्या है? p3 sp2, ठीक है। sp2 एंड दिस इज sp3, ठीक है। तो sp3 आ रहा है, तो ये क्या है? नॉन प्लेनर, ठीक है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, बट तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो 2 रूल्स है वो आगे करेंगे। फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, कौन एरोमेटिक है कौन नॉन एरोमेटिक है, बेसिक करेंगे, उसके बाद फिर नेट के लेवल के करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं।